स्पेस जीवित चीजों के लिए सर्वाइव करने के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए छुपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लगभग 1 मिनट है, जो जैंगी ने खुद टेस्ट किया है। अगर वो चीज आसमान से गिरती है तो जैंगी अपने लोगों को अंदर छुपाने ले जा सकता है और इनिशियल इम्पैक्ट से बच सकता है। हालांकि ये नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन ये कम से कम एक मेथड है जो ट्राई किया जा सकता है। एक ही प्रॉब्लम है कि उनका डिसेंट सेंट्रल एरिया में नहीं होना चाहिए। जैंगी ने एक सैटेलाइट फोन निकाला और जोकीर और बाकी लोगों को जो शेल्टर में थे याद दिलाया, तुरंत बेसमेंट में चले जाओ जो 3rd फ्लोर के नीचे है। हेवनली सी सिटी को हिट किया जा सकता है। उसने ये न्यूज कार में सबको भी दी। जब सबने ये सुना, उनके चेहरे पर नर्वसनेस छा गई। हमारे पास 24 घंटे हैं इससे डील करने के लिए, अंकल यू ने गंभीरता से कहा। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज, ये इतना आसान नहीं है। अगर 3 लाख पिग्स भी होते तब भी हम सबको 24 घंटे में नहीं पकड़ पाते। जब सबको ये पता चला कि हेवनली सी सिटी को 24 घंटे से भी कम टाइम में एक डेवास्टेटिंग ब्लो लगेगा, तब लगभग सभी बहुत नर्वस हो गए। लियांग यू ने अपने चेहरे को ऐसे पकड़ा जैसे चिंता से भर गया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस सोचती रही कि चीजें कैसे कैसे बदल सकती हैं। फैटी शू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मटर किया, बस हो गया, अब तो हम गए। इस बार सच में सब खत्म है बॉस। क्या हम भाग नहीं सकते? 24 घंटे काफी है हमें हेवनली सी सिटी से निकलने के लिए। जैंगी ने सैटेलाइट फोन पर इंफॉर्मेशन देखी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे एक और बात है। उन्होंने कहा कि अगर हम भाग गए तो रिवर साउथ डोमेन हमें हर तरफ से हंट करेगा बिना किसी एस्केप के। तुम्हें लगता है ज़ोंबी टाइड रिवर साउथ डोमेन से ज्यादा खतरनाक है? फैटी शू का चेहरा और पीला पड़ गया और ये क्लियरली दिख रहा था कि दोनों में से कोई भी चीज उसे बिना बरियल के मार सकती है। ज़ोंबी के साथ लड़ना अब भी 50% सर्वाइवल चांस देता है, लेकिन रिवर साउथ डोमेन के टारगेट होने पर सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। आखिर अगर रिवर साउथ डोमेन कुछ करना चाहे तो वो अपनी पावरफुल सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम के थ्रू हमेशा लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एम्बैरेसिंग है, फैटी शू ने कहा। उसका चेहरा कड़वा था। जैंगी ने अपनी चेयर में झुककर अपनी आईलिड्स को नीचे किया और रिलैक्स टोन में कहा, चिंता मत करो, इस ज़ोंबी क्राइसिस का सोल्यूशन है। अगर हम जान जाए कि स्नो वर्शिप कल्ट ज़ोंबीज के पीछे है तो चीजें बहुत सिंपलर हो जाएंगी। उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं उनके ज़ोंबी के हिडन लोकेशन को एक्सपोज कर दूंगा और वो अब जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगला ट्रबल हमारा नहीं उनका होगा। जैंगी बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। उसे पता था कि ज़ोंबी क्राइसिस का एक सोल्यूशन जरूर होगा। बस देखना ये है कि स्नो वर्शिप कल्ट इसे कैसे हैंडल करता है। आखिर वो नहीं चाहेंगे कि डेथ ऑफ लव उनके एम्बिशन को फुलफिल होने से पहले सब कुछ बर्बाद कर दे। जैंगी की आंखों में एक अंधेरा चमक गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और ये मेरी उम्मीद से ज्यादा नहीं बदला। अब ये डिपेंड करता है कि अगला इवेंट मेरे डिजायर्ड इफेक्ट को अचीव करता है या नहीं। रिवर साउथ डोमेन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस एक बंकर नहीं है। ये एक वॉर टाइम फोर्ट्रेस के रूप में तैयार किया गया है और उसकी पावरफुल सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जो स्नो वर्शिप कल्ट के जैसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। बियान जुनगू, जियाओ होंगलियान और बाकी लोग कॉम्बैट कमांड रूम में थे और ब्रेकआउट प्लान बनाने लगे। हालांकि 3 लाख से ज्यादा ज़ोंबीज को अनाइलेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था, लेकिन अब भी एक चांस है क्योंकि जो लोग बचे हैं वो सब टॉप इलाइट्स हैं। जल्द ही एक टेम्पररी प्लान तैयार किया गया। ज़ोंबीज को एलिमिनेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है उनका कमांड सेंटर, यानी ज़ोंबी किंग को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इस बार हमने ज़ोंबीज को डिस्टर्ब किया और उन्होंने पहले ही अटैक किया, इसीलिए ज़ोंबी किंग ज़ोंबीज के पीछे ही होना चाहिए। हमें ब्रेकआउट करना होगा, ज़ोंबी किंग की लोकेशन कंफर्म करनी होगी और उसे मारना होगा। ज़ोंबीज कमांड लूज करने के बाद इतने स्केरी नहीं रहेंगे। बियान जुनगू के सामने एक ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैप था। सेंटर में रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस था। यहाँ पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस हैं जैसे ऑटोमेटिक मशीन गन्स एक्सेट्रा। इनका यूज करके ज़ोंबी को क्लीन अप करना और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज को एलिमिनेट करना कोई मुश्किल नहीं है। ब्रेकआउट कैसे करेंगे? जियाओ होंगलियान ने पूछा। ज़ोंबीज बहुत ज्यादा है और हमारी फायर पावर से हम सबको नहीं मार सकते। ज़ोंबीज के बीच में ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज भी है जिनकी कॉम्बैट पावर म्यूटेंट्स के बराबर है। बियान जुनगू और उसकी टीम अगर 5 ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज से डील भी कर सकते हैं तो बाहर 100 से भी ज्यादा ब्रोंज आर्मर ज़ोंबीज होंगे और ब्रोंज आर्मर फ्लाइंग ज़ोंबीज भी होंगे। हमें उस आदमी पर डिपेंड करना होगा जिसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है। बियान जुनगू ने अपने फ्रॉगी ग्लासेस को पुश किया और उसने जैंगी का शैडो अपने दिमाग में देखा। वूडी ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस क्रिटिकल मोमेंट पर हम उस पर डिपेंड करेंगे जो हमें बचा सके। जैंगी का व्हीकल अब तक रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस नहीं पहुंचा था कि अचानक उसका सैटेलाइट फोन बज गया। कॉलर आईडी पर जो नंबर दिखाई दे रहा था वो बियान जुनगू का था। जैंगी ने अपनी आईब्रोज उठाई और बाकी सब ने क्यूरियोसिटी से देखा। जैंगी को पता था कि सब रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के सिचुएशन को लेकर क्यूरियस है, इसीलिए उसने एक्सटर्नल वॉइस ऑन की। कैप्टन बियान, अब आप कैसे हैं? जैंगी ने पूछा।
बियान जुनवू की ठंडी आवाज फोन पर आई। अब ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनो जैंगी, अभी सपोर्ट के लिए मत आओ, पहले बीच पर जाओ और अपनी एबिलिटी से ज्यादा सी वाटर कलेक्ट करो। जैंगी और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए बियान जुनवू का प्लान। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबी के सामने उनके पास लार्ज स्केल वेपन नहीं है जो इफेक्टिवली किल कर सके, लेकिन एक बड़ा अमाउंट ऑफ सी वाटर एक बहुत ही लीथल वेपन है। जब ज्यादातर ज़ोंबीज सी वाटर में डूब जाएंगे, उनकी मूवमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होंगी और वो ह्यूमंस के लिए थ्रेट बनने में मुश्किल हो जाएंगे। और तो और जब ज्यादा सी वाटर लैंड पर रिलीज होता है, वो शॉर्ट टाइम में फ्रीज हो जाता है। ये बिना शक के एक बहुत ही यूजफुल वेपन है इन्हें डील करने के लिए। जैंगी ने बिना हेजिटेशन के कहा, मैं समझ गया, मुझे 4 घंटे चाहिए होंगे। उसने तुरंत अंकल यू को बोला कि कार को घुमा के ईस्ट चाइना सी की तरफ ड्राइव करे। बियान जुनवू ने शिंगतियान और बाकी लोगों को रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस से दूर रहने को कहा। उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक सब रेडी नहीं हो जाते और फिर ज़ोंबीज पर अटैक लॉन्च करना होगा। इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जैंगी के साथ लाया गया सी वाटर। 4 घंटे धीरे धीरे गुजर रहे थे। हर मिनट और हर सेकंड शेल्टर में लोगों के लिए एक कष्ट था। कई बड़े फोर्सेस के लोग भी काफी नर्वस थे, खास करके शिंगिजियान जो इस वक्त बहुत ही परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके द्वारा छुपाए गए कुछ ज़ोंबीज को कैसे ढूंढ लिया। अब एक चुनाव करना था, या तो ज़ोंबीज को छोड़ देना ताकि रिवरसाउथ डोमेन का भरोसा मिल सके और फ्यूचर में ब्लड वाइन का इस्तेमाल करके ज़ोंबीज को धीरे धीरे डेवलप और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, या फिर जान की बाजी लगाकर हेवनली सी सिटी के सभी लोगों इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन टीम को मारना पड़ेगा। बिना शक के दूसरा ऑप्शन नफरत से भरा हुआ और इर्रेशनल था। शेल्टर में छुपाए गए लोगों को मार के उन्हें तुरंत निकलना मुश्किल था और ज़ोंबीज के अटैक मेथड्स को देखते हुए रिवरसाउथ डोमेन के साथ क्लैश करना नफरत से भरा और बेकार काम होता। इसीलिए शिंगिजियान को दुखद डिसीजन लेना पड़ा कि ज़ोंबीज को छोड़ना पड़ेगा ताकि किंग को बचाया जा सके। उन्हें रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के 3 लाख ज़ोंबीज को छोड़ना पड़ा। ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन ये उनका सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्हें ज्यादा रियलिस्टिक होने की जरूरत थी ताकि कोई ये न समझ सके कि ज़ोंबीज उनके कंट्रोल में है। शिंगिजियान दूर से ठंडी नजर से डेंस ग्रुप ऑफ ज़ोंबीज को देख रहा था। ठंडी हवा उसके क्लोक के जरिए चल रही थी। उसने गहरी सांस ली और ठंडी हवा से उसके गले में दर्द हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बियान जुनवू और बाकी लोग बेकार नहीं हैं। उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए। मैं सिर्फ ज़ोंबीज को ऑर्डर नहीं दूंगा और उन्हें ह्यूमन इंस्टिंक्ट के हिसाब से अटैक करने दूंगा। जैंगी और उसकी टीम 4 घंटे से ज्यादा वक्त गुजार कर फाइनली सी साइड से काफी सारी सी वाटर ले आई। उसने बियान जुनवू से संपर्क किया और उसे बताया कि सी वाटर तैयार है, लेकिन हमें एक कमांडिंग हाइट ढूंढनी होगी और फिर सी वाटर को डंप करना होगा। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो, ये सिर्फ ज़ोंबीज के फॉर्मेशन को इफेक्ट करेगा और उनकी मूवमेंट्स को धीमा करेगा। लेकिन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के आसपास सब फ्लैट लैंड है और इन्हें पूरी तरह से डुबाना मुश्किल है। बियान जुनवू ने कहा, ये काफी है, हमें बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ताकि हम ब्रेक थ्रू कर सके। सिर्फ ब्रेक थ्रू करके हम ज़ोंबी किंग को ढूंढ सकते हैं और उसका सर काट सकते हैं। ज़ोंबी किंग को मारने के बाद ज़ोंबीज का ग्रुप कोई थ्रेट नहीं होगा और हमारी तलाश के मुताबिक ये हेवनली सी सिटी में ज़ोंबीज का आखिरी बैच है। चाहे जो भी सीक्रेटली सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, इस बैटल के बाद हेवनली सी सिटी को शॉर्ट टर्म में ज़ोंबीज की चिंता नहीं करनी होगी। बियान जुनवू की आंखों में ठंडक थी। उसने अपनी मन में फैसला कर लिया था कि ज़ोंबी क्राइसिस के बाद उसे मास्टरमाइंड को ढूंढना पड़ेगा जो इतनी बड़ी ज़ोंबीज के आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। या तो उसे रिवरसाउथ डोमेन का मेंबर बना लो या फिर उसे मार दो। जैंगी ने कॉल खत्म किया और लियांग यू से कहा कि वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के आसपास हाई पॉइंट की तरफ ड्राइव करे। लियांग यू ने हाथ से गेस्चर करके कहा, ठीक है। दूर से उन्हें एक ह्यूज ग्रुप ऑफ ज़ोंबीज दिखाई दी। कुछ किलोमीटर्स दूर एक बड़े ब्लैक मास को देखकर लोगों को दिल से डर लग रहा था। खुशकिस्मती से वो इतने दूर थे कि ज़ोंबीज का ध्यान रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरफ अट्रैक्ट था। अगर वो इस वक्त उनका पीछा करते तो जैंगी और उसकी टीम को काफी परेशानी होती। बियान जुनवू ने शिंगतियान और दूसरे लोगों से संपर्क किया और उन्हें तैयार रहने को कहा। जब जैंगी सी वाटर गिराने लगेगा तब शेल्टर के लोग लड़ना शुरू करेंगे और ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तब उन्हें बाहर काफी केओस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टिगेशन टीम और रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के कोर कॉम्बैट फोर्सेस को छोड़ने का मौका मिले। कई मेजर फोर्सेस के लोग पहले से ही आसपास अपनी पोजीशंस ले चुके थे, सिर्फ बियान जुनवू के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। वो ज़ोंबीज पर डिसरप्टिव अटैक लॉन्च करेंगे। हालांकि मेजर फोर्सेस में अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। जो सर्वाइव कर गए हैं वो सब इलाइट हैं। लगभग आधे तो कैप्टन लेवल के म्यूटेंट्स हैं और कुछ तो सबसे इलाइट वॉरियर्स हैं। जैंगी और उसकी टीम
रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस से 4 किलोमीटर दूर एक क्लिफ पर पहुंच गए। फैटी शू ने बाहर देखा और कहा, खुशकिस्मती से ज़ोंबीज का ध्यान रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरफ अट्रैक्टेड है। अगर इतनी ज़ोंबीज हमें चेस करने आती तो उन्हें छोड़ना सच में मुश्किल होता। अगले पल जैंगी और उसकी टीम कार से बाहर निकल आए और क्लिफ से ज़ोंबीज को देखा। फैटी शू ने जैंगी से पूछा, इतने सारे ज़ोंबीज के साथ क्या हम सिर्फ सी वाटर यूज कर सकते हैं? जैंगी ने ज़ोंबीज के सीन को देखते हुए बड़े डायमेंशनल डोर्स खोल दिए और कहा, ट्राई करके देख लो। अगले पल 2 तेज धारों में पानी बहने लगे और नीचे गिरने लगे। ये पानी डीप सी एरिया से लाया गया सी वाटर था जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई था, लेकिन फिर भी जब ये सी वाटर एयर से कांटेक्ट में आया और -60 डिग्री टेम्परेचर पर गिरने लगा तो ये तुरंत ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो गया। पानी के बहते हुए स्ट्रीम्स में कई व्हाइट आइस फ्लावर्स बन गई और ये फ्लैट लैंड के आसपास रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की तरफ बढ़ने लगी। बाकी फोर्सेस दूर से जैंगी को देख रहे थे। जैंगी ने कहा, अब शुरू करने का वक्त है। जैंगी अपनी टीम की तरफ देखा और बोला, क्या सब रेडी हैं? सबने नोट किया। पानी आसमान से गिरा और तुरंत 2 ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो गया। बहुत सारी व्हाइट आइस फ्लावर्स टर्बुलेंट सी वाटर में थी और फिर ये फ्लैट लैंड की तरफ ब्लो करने लगी जो रेडियंट प्रोस्पेरिटी के आसपास था। सी वाटर के रोर ने कुछ ज़ोंबीज का ध्यान खींच लिया, लेकिन जब उन्होंने टर्न किया और देखा तो वो तुरंत सर्जिंग सी वाटर के द्वारा डूब गए। ज़ोंबीज ने जैंगी और उसकी टीम को क्लिफ पे देखकर रोर किया। इस वक्त उन्हें एक्चुअल कमांड नहीं दिया गया था, ये इंटेंशनल था जिंगीजियान के द्वारा। तो उनके पास सिर्फ लिविंग पीपल को मारने का इंस्टिंक्ट था। इसीलिए अब उन्होंने जैंगी और उसकी टीम को देखा। एक लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज तुरंत यहाँ रश कर गए, लेकिन ये माइंडलेस चार्ज जैंगी और उसकी टीम के लिए कोई थ्रेट नहीं बन सकती थी। जैंगी ने ये भी देखा कि ज़ोंबीज पहले के एक्शंस की तरह स्मार्ट नहीं थे। वो टर्बुलेंट सी वाटर को भी नहीं छुपा या अवॉइड कर पा रहे थे, जो ऑब्वियसली उनपे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता था। जल्द ही एक लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज डायरेक्टली सी वाटर से स्वॉलो हो गए और ज़ोंबी टाइड की फॉर्मेशन कम्प्लीटली बर्बाद हो गई, जैसे डोमिनोज से पुश किए गए हो, जिससे ज़ोंबीज के पीछे से केओस शुरू हो गया। जैंगी अपने चेहरे के कोने को उठा नहीं पाया और कहा, सच में मुझे पता था कि तुम लोग युआन कोंगे और जिंगीजियान से डेथ फाइट नहीं करोगे, तो अपनी ट्रम्प कार्ड यहाँ एक्सप्लेन करो। सी वाटर जल्दी से सबमर्ज्ड हो गया और एक लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज इमर्ज हुए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ज़ोंबीज सी वाटर में गिर गए, लेकिन वो अब भी डेस्परेटली जैंगी और उसकी टीम की तरफ रश कर रहे थे। लेकिन सर्जिंग सी वाटर का सामना करते हुए उनके पास मूव करने की एबिलिटी नहीं थी। बियांग जिन्गू ने सैटेलाइट्स के जरिए ये सीन देखा और तुरंत अटैक का ऑर्डर दिया। ग्राउंड सडनली शेक कर गया। रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस में क्रैक्स ग्राउंड पर अपीयर हुई और फिर डजन्स ऑफ कैनन्स ऑफ वेरियस कैलिबर्स धीरे धीरे फ्लोट हो गई। मशीन गन्स ने फ्लेम्स शूट किए और ज़ोंबी के सबसे डेंस डायरेक्शन में फायर किया। लार्ज कैलिबर आर्टिलरी ने रोर किया और शेल्स ज़ोंबीज में एक्सप्लोड हुई। इंस्टेंटली हंड्रेड्स ऑफ ज़ोंबीज को मार दिया। शिंगटियान, वेदिंग हाई और जिंगीजियान बियांग जिन्गू के कॉल का रिस्पॉन्स देकर ज़ोंबी पर 3 डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक लॉन्च किया। मेन अटैक मेथड्स हैं सुपर नेचुरल पावर्स और एक्सप्लोसिव्स। ऑर्डिनरी कैलिबर फायर आर्म्स उनके अगेंस्ट यूजलेस है। इस वक्त वेदिंग हाई की एबिलिटी एक बड़ा रोल प्ले करता है। उसका आइस और स्नो पावर एक पावरफुल आइस और स्नो एबिलिटी है जो ऑफेंस और डिफेंस को कंबाइन करती है। लेकिन असल में एक ओल्ड सेलर होने के नाते वो सी कॉम्बैट में सबसे अच्छा है। आइस और सी वाटर वाले इन्वायरमेंट में उसकी एबिलिटी को यूज करना आसान है। अब जैंगी ने एक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर रिलीज किया जो सर्जिंग ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो गया है स्नो फील्ड पे, जो उसके लिए एक एक्सीलेंट कॉम्बैट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। आइस एज वेदिंग हाई ने सर्जिंग ग्लेशियर को दोनों हाथों से कंट्रोल किया और इसे अपने वेपन में कन्वर्ट किया। उसने इसे ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबीज के ग्रुप पर अटैक करने के लिए यूज किया। अगर ब्रॉन्ज आर्मर्ड ज़ोंबीज को म्यूटेंट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो ये सब स्ट्रेंथनिंग टाइप्स है। इनके पास पावरफुल स्ट्रेंथ, डिफेंस और स्पीड होती है, लेकिन इस फॉर्म ऑफ अटैक का सामना करना भी मुश्किल होता है। जब सर्जिंग आइसी सी वाटर ने उन्हें एनगल्फ किया तो वो जल्दी से फ्रीज होने लगे और पानी के फ्लो में जमीन पे फर्मली खड़े नहीं हो पाए। 5 मेजर फोर्सेस ने मिलकर ज़ोंबीज पर सरप्राइज अटैक किया। सिर्फ कुछ मिनट्स में लगभग 1/3 ज़ोंबीज डिफीट हो गए। लेकिन जब ज़ोंबीज ने उनकी पोजीशन डिस्कवर की तो यहाँ अच्छा बैटल सिचुएशन मेंटेन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ग्लेशियर से अटैक करने से सिर्फ ज़ोंबीज की फॉर्मेशन डिसरप्ट होती है, लेकिन उन्हें डायरेक्टली किल नहीं किया जा सकता। नंबर्स का गैप यहाँ खेल खेलता है। अगर ज्यादा टाइम लग गया तो सी वाटर रिलीज हो जाएगा और ज़ोंबीज अपने स्टेटस को एडजस्ट करके काउंटर अटैक कर सकते हैं। जैंगी ने बियांग जिन्गू से कहा, बाहर बहुत देर तक रहना इम्पॉसिबल है, तुम्हें जल्दी बाहर निकलना होगा। बियांग जिन्गू ने समझा ये एडवांटेज